नमस्कार। द हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश व देश भर की दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अविरल और आप देख रहे हैं द हिंदी टीवी। हिमाचल में कोरोना से 2 और की मौत, 114 नए मामले सामने आए। वीरवार को हिमाचल में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 दिन में 4 लोगों को कोरोना संक्रमण से मौत के बाद प्रदेश की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। कोविड अस्पताल धर्मशाला में बुधवार देर रात एक कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु हो गई है। सोलन जिला के बद्दी के निकटवर्ती गांव मलकू माजरा में 51 वर्षीय व्यक्ति किडनी की बीमारी से पीड़ित था और उसका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में चला हुआ था। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। बुधवार शाम उसकी तबीयत अधिक खराब होने से उसको सरकारी अस्पताल नालागढ़ ले जाया गया, जहां उसने वीरवार को सुबह 2 बजे दम तोड़ दिया। इसके बाद उसका कोरोना सैंपल लिया गया, जिसमें वह पॉजिटिव पाया गया। इसकी पुष्टि कोविड कार्यक्रम अधिकारी ब्लॉक नालागढ़ डॉक्टर गगनदीप ने की है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल महिला से सामूहिक दुष्कर्म, 7 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पुलिस थाना गग्गल के तहत एक गांव में पति से अलग रही महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। महिला ने क्षेत्र के 7 लोगों के खिलाफ पुलिस थाना गग्गल में शिकायत की है। महिला के अनुसार उसने युवकों से लिफ्ट मांगी थी, जिसके बाद वे महिला को सलोल और मैक्लोडगंज के एक होटल में ले गए थे, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार को महिला ने बनोई में एक वाहन से लिफ्ट मांगी। इसके बाद आरोपी उसके जबरदस्ती उसको सलोल व पोल्ट्री फार्म में ले गए, जहां उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इसके बाद वे मैक्लोडगंज भी ले गए, जहां उसके साथ फिर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए गुरुवार सुबह गग्गल पुलिस की टीम ने थाना प्रभारी मेहर दीन के नेतृत्व में गैंगरेप के 7 आरोपियों को दबोच लिया है। आरोपियों में 2 तियारा, 1 भडियारा, 1 बंडी, 1 वैदी, 1 मेहराना और 1 दाड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी कांगड़ा सुनील राणा ने बताया कि महिला की शिकायत पर पुलिस ने क्षेत्र के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं महिला का मेडिकल कांगड़ा अस्पताल में करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति से पिछले करीब 5 साल से अलग रह रही है और उसने 3 बच्चे भी हैं। बहरहाल पुलिस से मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर एक दिल दहलाने वाला मामला भी सामने आया है। पालकी से अस्पताल ले जा रहे मरीज ने बीच रास्ते में ही तोड़ा दम। सड़क अभी तक नहीं बनी है गांव में। हिमाचल के चंबा जिले के खजियार के गांव पंचायत कोहलड़ी के धामरा में पालकी से उठाकर अस्पताल ले जा रहे 70 वर्षीय बीमार बुजुर्ग ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। धामरा निवासी चमन लाल की सुबह के शाम में अचानक तबीयत खराब हो गई। परिजन ग्रामीणों की मदद से उसे पालकी के उठाकर चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए निकल पड़े। सड़क के अभाव में परिजनों ने बीमार व्यक्ति पहले पालकी में उठाकर 2 किलोमीटर दूर खजियार तक पहुंचाना था, जहां से उसे निजी गाड़ी के जरिए चंबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाना जाना था। लेकिन खजियार से आधा किलोमीटर पीछे गंगूबई गांव के पास बुजुर्ग ने अपना दम तोड़ दिया। परिजन व ग्रामीण मृत देह को वहीं से वापस घर ले गए, जहां पर शव का अंतिम संस्कार किया गया। अगर धामरा से कोलाहड़ी तक सड़क बन जाती तो शायद उपरोक्त बुजुर्ग बीमार व्यक्ति बीच रास्ते में दम ना तोड़ता। इसको लेकर सभी ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उपरोक्त सड़क बनी होती तो शायद बुजुर्ग समय पर अस्पताल पहुंच जाता, जिससे उसकी जान भी बच सकती थी। लेकिन सड़क के अभाव में इस तरह से पहले भी कई मरीज बीच रास्ते में दम तोड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से उपरोक्त सड़क पर कार्य शुरू नहीं किया गया। इसको लेकर लोगों में रोष है। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मीत कुमार ने बताया है कि कोहलड़ी से धामरा तक सड़क की डीपीआर बन चुकी है। लोगों द्वारा निजी भूमि ना दिए जाने की वजह से सड़क नहीं बन पा रही है। वहीं दूसरी ओर शिमला के प्रतिबंधित रिज मैदान पर ऊर्जा मंत्री की गाड़ी का काटा 1500 और से लेकर 3000 तक का चालान। वाहनों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित रिज मैदान होते हुए सीटीओ पहुंची ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की गाड़ी रोककर 1500 का चालान काटा गया। मामला गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे का है। आईजीएमसी से छुट्टी मिलने के बाद मंत्री भी गाड़ी के भीतर थे। सीटीओ पर ड्यूटी में तैनात कर्मी ने माल रोड की तरफ से आ रही गाड़ी को रोका और चालक ने प्रतिबंधित मार्ग से आने का कारण पूछा। उसने बताया
बताया कि उसे मार्ग प्रतिबंधित होने की जानकारी नहीं थी। बताया जा रहा है कि मंत्री की गाड़ी का चालान होने के बाद भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में सील्ड रोड एक्ट के मुताबिक 10 दिन के अंदर पुलिस के पास भुगतान कराना है तो 1500 रुपए देने होंगे। इसके बाद पुलिस की ओर से चालान कोर्ट में जाएगा, जहां करीब 3000 का भुगतान करना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि सीटीओ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और बूम बैरियर भी लगा रखा है। मंत्रियों आदियों की गाड़ी केवल लक्कड़ बाजार में पुलिस गुमटी तक ही आ सकती है। इसके आगे बैरिकेड लगे होते हैं और वहां 24 घंटे पुलिस रहती है। डीएसपी ट्रैफिक कमल किशोर वर्मा ने बताया है कि सील्ड रोड एक्ट के तहत गाड़ी का चालान किया गया है। इस मार्ग पर सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का ही वाहन आ सकता है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल में धूम मचा रहे कैलिफोर्निया वैरायटी के पलम। हिमाचल में कैलिफोर्निया वैरायटी के पलम धूम मचा रहे हैं। बागवानों को इस वैरायटी के पलम के दाम में भी अच्छे रेट मिल रहे हैं। ब्लैक अंबर फ्रायर और एंजिलिनो पलम की पैदावार पर प्रदेश के बागवान अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। तीनों किस्म के पलम 3 हफ्ते तक खराब नहीं होते हैं। बाजार में इनकी कीमत 150 रुपए प्रति किलो तक होती है। पुरानी सैनिटाइजिंग और फ्रंटियर किस्मों के पलम की सिर्फ 5 दिन में ही होती है। यह फल कैलिफोर्निया का फल है। तीनों किस्में अगस्त से सितंबर के बीच तैयार होती हैं। ब्लैक अंबर से 15 दिन बाद फ्रायर किस्म का पलम तैयार होता है। यह काले रंग का बड़ा पलम होता है। इन किस्मों के 6 साल के पेड़ 5 किलो के 12 बक्से फल देते हैं। ये किस्में 3 साल के बाद फलों के सैंपल देने लगते हैं। बागवानी विभाग के पूर्व उप निदेशक और प्रगतिशील बागवान डॉक्टर SK कटोच कहते हैं कि कैलिफोर्निया की तीनों किस्में बागवान खूब पसंद कर रहे हैं। इससे फ्रायर की बाजार में मांग ज्यादा रहती है। इस बार यह दिल्ली मंडी में 160 रुपए से 180 रुपए किलो तक बिका है। अटल टनल से 2 घंटे में होगा मनाली और केलांग का सफर। अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन से जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के हजारों लोगों की किस्मत बदलने जा रही है। सामरिक महत्व की 7 से 8 किलोमीटर लंबी इस आधुनिक टनल से अब लाहौल घाटी के लोग इस दिन के लिए भीतर कुल्लू मनाली में अपना कामकाज निपटाकर घर लौट सकेंगे। मनाली से केलांग के लिए वाया रोहतांग दर्रा होकर जहां इन दिनों बस में 6 से 7 घंटे तक लग जाते हैं, वहीं छोटे वाहनों को रोहतांग की चढ़ाई व उतराई को पार करने में 4 घंटे का समय लगता है। मगर सितंबर के आखिरी महीने में होने वाले टनल के उद्घाटन के बाद मनाली में केलांग की दूरी करने में मात्र 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। ऐसे में लाहौल के लोग अपने कामकाज निपटाने के बाद शाम को घर आसानी से पहुंच सकेंगे। इन दिनों लाहौल में कुल्लू पहुंचने में पूरा दिन लग जाता है और काम निपटाने सहित 3 दिन का समय बर्बाद हो जाता है। टनल की सुविधा से बर्फबारी में होने वाले लाहौल के हजारी लोगों को कुल्लू मनाली आदि इलाकों का पलायन भी थम जाएगा। सर्दी के दिनों में चंद्रायन, तोद और मडायर घाटी के लोग कुल्लू का रुख कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अध्यक्ष पद की दौड़ में अब तक 28 चेहरे हो चुके हैं शामिल। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके तहत अब तक 28 चेहरे उक्त पद के दावेदारी जता चुके हैं, जिनमें 6 युवा नेत्रियां भी शामिल है। दावेदारों कर संख्या बढ़ने से अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला भी रोचक हो गया है। सूचना के अनुसार अभी तक पार्टी के किसी बड़ी नेता के पुत्र या पुत्री ने दावेदारी नहीं की है। 21 अगस्त तक नामांकन भरे जाने पर ऐसे में यह आंकड़ा आगामी दिनों में बढ़ सकता है। चुनावी मैदान में उतरे चेहरे अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक सदस्य जोड़ने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही अन्य गोटियां भी फिट की जा रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी चुनावी प्रचार किया जा रहा है। इस बार युवा कांग्रेस के चुनावी प्रचार की ऑनलाइन प्रक्रिया ही होगी। आगामी 15 सितंबर तक सदस्यता अभियान चलेगा, जबकि नामांकन की प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। यदि किसी को आपत्ति है तो वो 1 से 10 सितंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। कोरोना महामारी के बीच हो रहे चुनाव में इस बार पूरी प्रक्रिया ही बदल दी गई है। इस बार हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस की राज्य कार्यकारिणी का चयन मेंबरशिप ड्राइव के तहत मनाए गए सदस्य और पूर्व में संगठन दी गई सेवाओं के आधार पर किया जाएगा। इसके तहत जिस प्रत्याशी के पास ज्यादा सदस्य होंगे और उसका पिछला रिकॉर्ड बेहतर होगा, उसको अध्यक्ष बनाना तय है। वहीं दूसरी ओर प्रियंका वाड्रा वापस लौटी। राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा अपने 5 दिवसीय निजी प्रवास के बाद वीरवार दोपहर वापस लौट गई हैं। जानकारी के मुताबिक प्रियंका वाड्रा आज दोपहर शाम करीब 3:30 बजे के आसपास सड़क मार्ग से होते हुए अपने दोनों बच्चों के साथ वापस लौट गई हैं। गत 15 अगस्त को शिमला आने के बाद केवल एक दिन वह कुफरी घूमने गई थी, बाकी दिन वह अपने प्लॉट पर ही रुकी रहीं। आज खराब मौसम के बीच वह वापस लौट गई हैं, जबकि उनके कुछ दोस्त अभी यहां रुके हुए हैं।
वहीं दूसरी ओर अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम में किए गए प्रयास पूरे रंग ला रहे हैं। कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने समय समय पर स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों को आवश्यक और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसी का परिणाम है कि कोरोना से हालात सुधर जा रहे हैं। देश के मुकाबले दिल्ली की स्थिति काफी बेहतर है। राजधानी में संक्रमण के मामले 101 दिन में दोगुने हो गए हैं, जबकि पूरे देश में 29 दिन में ही मरीज दोगुना हो गए थे। दिल्ली में मृत्यु दर भी काफी सुधार हुआ है। अगस्त में मृत्यु दर 1.4% है, जबकि पूरे देश में यह दर 19.2% है। जुलाई के मुकाबले संक्रमण दर 30% से घटकर 6% हो गया है। यह गिरावट RT-PCR और रैपिड टेस्ट दोनों की जांच हो रही है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA के बुधवार की मीटिंग को बैठक में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के संबंध में यह आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के आगरा में 55 घंटे के लॉकडाउन में बढ़ेगी सख्ती। भीड़ नियंत्रण को लागू किया जाएगा नया फार्मूला। आगरा में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए अब सख्ती बढ़ेगी। 55 घंटे के साप्ताहिक लॉकडाउन में बिना मास्क, उचित दूरी व नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी। बाजारों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। फिर भी अगर संक्रमण बढ़ा तो बाजारों में भीड़ नियंत्रण के लिए सेमिफिक्सिंग फार्मूला लागू किया जाएगा। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद संक्रमण नियंत्रण पर प्रभावी कार्यक्रम के लिए 17 अगस्त को विस्तृत आदेश जारी किए गए। कोर्ट के आदेश का पालन कराने के निर्देश अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने डीएम व एसएसपी को दिए हैं। डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया है कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 2 दिन की बंदी में शनिवार और रविवार को सख्ती बढ़ाई जाएगी। स्थानीय जरूरत के हिसाब से पुलिस बैरियर नाका लगाकर चेकिंग करेगी। सार्वजनिक स्थानों पर भी भीड़ इकट्ठा नहीं होने देगी। डीएम ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने और संक्रमण बढ़ने पर बाजारों में दुकानें खोलने का समय बढ़ाया जा सकता है। सम विषम नीति से बाजार खोलने का विकल्प रहेगा। उन्होंने कहा है कि बाजारों में नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करने के लिए वीडियोग्राफी होगी। जनवरी 2024 तक हर हाल में तैयार हो जाएगा भव्य राम मंदिर। भवन निर्माण समिति ने तैयार की कार्य योजना। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हर हाल में जनवरी 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। गुरुवार को राजधानी के नेहरू मेमोरियल में हुई राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ी भवन निर्माण समिति की बैठक में 40 महीने के अंदर मंदिर निर्माण का लक्ष्य पूरा करने की रूपरेखा तैयार कर ली है। इस बैठक में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRIA, IIT चेन्नई और लानसन एंड टर्बो कंपनी के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्र की अगुवाई में हुई इस बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्र, गोविंद गिरीद के साथ विहिप के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। करीब 4 घंटे चली इस बैठक में समय में मंदिर निर्माण, 70 एकड़ भूमि के मास्टर प्लान और इस क्षेत्र में होने वाले निर्माण संबंधी मानचित्र का जल्द से जल्द अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण से स्वीकृति लेने पर चर्चा हुई है। बैठक में उपस्थित ट्रस्ट के एक सदस्य के मुताबिक एजेंडा समय पर मंदिर निर्माण के साथ मंदिर की मजबूती भी थी। मंदिर निर्माण के लिए 60 मीटर खुदाई की गई है। इससे निकली मिट्टी की मजबूती को जांचने का काम CBRI करेगी। निर्माण के दौरान किस तरह की जरूरतें होंगी, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। अंत में तय किया गया है कि मंदिर का निर्माण पहले से तय 36 से 40 महीनों के बीच हर हाल में कर दिया जाएगा। 8 महीने बाद पहुंचा पाक सीमा से लापता जवान का पार्थिव शरीर। सामने देखते ही पत्नी ने माना शहीद। 8 महीने पहले पाक सीमा से लापता उत्तराखंड के शहीद जवान हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर बृहस्पतिवार को सैन्य अस्पताल से उनके आवास अंबीवाला लाया गया तो अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। लापता होने के बाद से परिजन हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। पत्नी राजेश्वर सिंह नेगी को अनहोनी की आशंका तो थी, लेकिन उम्मीद भी थी कि उनके पति लौटकर जरूर आएंगे। लापता के बाद से जब भी उनके घर फोन की घंटी बजती थी तो उनके लौटने की उम्मीद की किरण दिखाई देती थी, लेकिन जब सेना की ओर से कहा जाता था कि उनका कहीं पता नहीं चला तो फिर पूरा परिवार मायूस हो जाता था। 6 माह तक जब राजेंद्र सिंह
सिंह नेगी का पता नहीं चला तो सेना ने उन्हें शहीद घोषित कर दिया। लेकिन पत्नी राजेश्वरी नेगी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें उम्मीद थी कि पति एक दिन जरूर लौटकर आएंगे, चाहे तिरंगे में ही लिपट कर आए। यह वजह थी कि शहीद घोषित होने के बाद भी पत्नी ने पति को शहीद मानने से इंकार कर दिया। बृहस्पतिवार को जब तिरंगे में लिपटकर उनका पार्थिव शरीर आवास लाया गया तो पत्नी ने माना कि उनके पति शहीद हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने गुस्से में सेना को कहे शब्दों के लिए भी विनम्रता से माफी मांगी। पार्थिव शरीर जब अंतिम संस्कार के लिए हरिद्वार के लिए रवाना हुआ तो लोगों ने शहीद राजेंद्र सिंह अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा राजेंद्र तेरा नाम रहेगा जैसे नारों के साथ उनको अंतिम विदाई दी। ये थी आज की दिन भर की बड़ी खबरें। मिलते हैं जल्दी अगली देश भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।